नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रधानमंत्री और उससे संबंधित जो अन्य उप प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस तरह की शब्दावलियों की डेफिनेशन और उनके कार्यों के बारे में देखा। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हुए संसद के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। संसद की बात में क्या कहा गया कि जो संसद का गठन होगा इसमें लोकसभा और राज्यसभा और उसके साथ साथ हम बात करें तो प्रेसिडेंट होंगे। हम देखेंगे कहा गया है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो संसद के अंग होंगे वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। तो अगर ऑप्शंस में आते हैं संसद के अंगों के बारे में तो तीन के तीनों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होंगे। ये आर्टिकल 79 में कहा गया है। आर्टिकल 79 की भाषा ये है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी, इसकी बात की गई है। अब हम इसी को एक एक लोकसभा और राज्यसभा, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने सीख ही लिया पीछे की क्लासों में। उसकी शक्तियाँ, उसका वेतन, उसकी जो अन्य पावर होती हैं, उसका चुनाव कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, वो नागरिक कैसा होता है, और हमने उसका वरीयता क्रम, प्रेफरेंस ऑर्डर भी देखा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में जो बातें की गई हैं वो अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में की गई हैं। अनुच्छेद 80 कहता क्या है कि अनुच्छेद 80 जो कहता है वो राज्यसभा के गठन की बात करता है। देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना की बात करता है। राज्यसभा की संरचना की बात करता है। तो संरचना मतलब हम देखेंगे कि इसका जो कंपोजिशन ऑफ, हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, या इसको अगर दूसरी इसके लिए टर्म का उपयोग किया जाए तो टर्म होगी यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखेंगे कंपोजिशन, तो अब ये राज्यसभा जो होगी वो किस तरीके की इसकी संरचना होगी इसके बारे में हम सीख लेते हैं। तो अनुच्छेद 80 में इसकी संरचना के बारे में है। तो हम देखते हैं कि संविधान में क्या बातें की गई हैं, और संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 250 होगी। 250 तय है। 250 में बात की गई है कि इसमें से 238 जो मेंबर होंगे वो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे। उसके साथ साथ 12 मनोनीत किए जाएंगे, 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ये मनोनीत किसके द्वारा किए जाएंगे? ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। यहाँ पर एक हल्की सी देख लेते हैं, हमने इसके बारे में पीछे भी डिस्कस किया लेकिन अभी यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे मनोनीत। लेकिन ये मैक्सिमम, अधिकतम संविधान में कहा गया है कि संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा की जो अधिकतम कैपेसिटी होगी वो 250 सदस्यों से मिलकर बनी होंगी, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होंगे। ये निर्वाचित होके आएंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन और जो 12 सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन वास्तविकता में कितनी स्ट्रेंथ होती है। हमने देखा कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के साथ ही पाकिस्तान के द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया गया, भारत के ऊपर, और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा ले लिया गया।
कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा ले लिया गया उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसके लिए मैं अभी से यहीं पर बता दे रहा हूँ 5 सीटें, इसमें से 245 और ये 5 सीटें जो हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व है कि जब वो क्षेत्र हम कभी लेंगे युद्ध के द्वारा या शांति समझौते के द्वारा वो आगे प्रस्तावित होगा, और जब हम कभी इसको लेंगे तो 5 जो सदस्य वहीं से चुनकर आएंगे। इसके साथ 245 का हम कंपोजिशन देखते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 भागों में बांट लें, 245 में से 12 यही वाले होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे। अब बचे कितने, इसमें से अगर हम बचे की बात करें तो इसमें से बचते हैं 12 सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पर बच जाते हैं 233 सदस्य बच जाते हैं। 233 12 245, 233 सदस्य जो होंगे वो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसमें से भी अब राज्यों का कुछ हिस्सा होगा और संघ राज्यों का क्षेत्रों का कुछ हिस्सा होगा। हम अगर राज्यों की बात करें तो इसमें जो राज्यों का हिस्सा होगा वो 225 होगा। 225 सदस्य राज्यों से चुनकर आएंगे और बचे हुए 8 जो सदस्य होंगे, 8 मेंबर जो होंगे वो संघ राज्य क्षेत्रों से। संघ राज्य क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहाँ पर मैं इसको अब यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो 8 सदस्य होंगे वो कहाँ से आएंगे, 8 सदस्य वो दिल्ली से आ सकते हैं, पुदुचेरी से आएंगे, या फिर अगर हम कहें जम्मू कश्मीर से आएंगे। तो ये इन 3 क्षेत्रों से आएंगे और जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान है यहाँ से 4 सदस्य आएंगे। बचे हुए 3 दिल्ली से आएंगे सदस्य और 1 पुदुचेरी से सदस्य चुनकर आएगा। ये एक कंपोजिशन रहा कि राज्यों से कितने, संघ राज्य क्षेत्रों से कितने चुन के आएंगे, वर्तमान स्थिति क्या है। हम अगर अब इसकी बात करें कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी तो हम देखेंगे कि राज्यसभा का सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे निर्वाचन होगा इनका। सबसे पहले हम बात करें राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। मतलब इनके चुनाव में भारत की जो जनता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेशन नहीं करती है। अगर प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब ये चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। देखिए सीक्वेंस से पढ़ते हैं, अपने आप से क्लियरिटी आती जाती है। तो राज्यसभा के सदस्य जो चुनकर आते हैं, जिनका मनोनयन नहीं किया जाता है, उनके बारे में पहला सेंटेंस कि इनका चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष में हम देखेंगे हम राज्यसभा का निर्वाचन या निर्वाचित सदस्य कैसे आते हैं इनकी बात करते हैं। निर्वाचित सदस्य कहाँ के बारे में बात हो रही, राज्यसभा के बारे में बात हो रही। हमने कहा इसका चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है, इनके चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये प्रत्यक्ष हो गया, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अगर हम दूसरे की बात करें कंडीशन की तो इसके साथ साथ हम कहेंगे कि इसका जो चुनाव होगा वो आनुपातिक पद्धति के द्वारा होगा। आनुपातिक पद्धति के द्वारा होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग होगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग होगा। इसके साथ अगर हम बात करें जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा यहां हम पूरा लिख लेते हैं, राज्यसभा ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन होता है और स्थायी सदन होने के कारण इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन भी कह दिया। स्थायी सदन का मतलब समझ लेते हैं। मतलब इसका विघटन कभी नहीं होता, इसका विघटन कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होता।
अब विघटन नहीं होगा तो मतलब क्या है, क्या इसके जो सदस्य चुन के आएंगे वो कैसे काम करेंगे? तो हम देखते हैं कि इसके जो सदस्य होंगे, जो सदस्य होते हैं इसके, वो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होंगे वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे। हम देखेंगे कि प्रति द्वितीय वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अब अवकाश ग्रहण कर लेंगे तो हम अगर देखेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब हमारी पहली राज्यसभा का गठन हुआ तो किस तरीके से हुआ था? तब देखिए लॉटरी के जरिए हुआ था, क्योंकि हर जगह लगभग कांग्रेस की ही सरकार थी और उन लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातचीत हुई कि लॉटरी में लिखा गया कि कुछ सदस्य जो होंगे 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए, मतलब कि अगर हम कहें कि जैसे 52 में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हुआ। सपोज करिए कि 1952 में 1952 में राज्यसभा के लिए चीज़ें हुई, तो इसमें से कुछ सदस्यों के लिए कहा गया कि इनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा, कुछ का कार्यकाल 4 वर्ष होगा और कुछ का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, मतलब पूरा 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब लॉटरी डाली गई तो लॉटरी में सपोज करिए कोई व्यक्ति आया ए, अब 250 लोग हैं जिसमें से 12 को छोड़ दिया जाए तो 238 लोगों के लिए लॉटरी पद्धति की गई। तो इसमें से जो लोग चुन के आए, सपोज करिए कुछ लोग आ गए 2 वर्ष, तो अगर 1952 में इसका गठन हुआ तो 1954 में ये बाहर हो गए, तो इनकी जगह पर दूसरे सदस्य आ गए 1/3 सदस्य। हाँ, और इसके बाद हम देखेंगे फिर कुछ 4 वर्ष पर, तो ये 1956 में अवकाश ग्रहण कर लिए, तो यहाँ पर फिर 1/3 सदस्य आ गए। और उसके बाद जब 6 वर्ष पर बात हुई तो 1958 में फिर 1/3 सदस्य रिटायर हुए और उसकी जगह पर नए सदस्य आ गए। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था कि जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे या अवकाश प्राप्त कर लेंगे तो इनको पुनः चुन लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम हुआ था। एक साथ ही सब लोग आए थे, चुने गए थे, वो भी हम बात करेंगे कि लॉटरी की पद्धति के द्वारा, और फिर उनमें म्यूचुअल सहमति, आपसी सहमति के माध्यम से राज्यसभा का गठन हुआ। तो ये प्रक्रिया थी। तो हमने देखा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, अगर सदन की बात करें तो वो स्थायी सदन होता है, वो हमेशा अस्तित्व में बना रहता है। लेकिन इसके सदस्यों के कार्यकाल का बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये यहाँ पर बात रही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिस्टम होता है चुनाव का, कैसे आएगा। राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटें का आवंटन होता है, सीटों का आवंटन। और ये सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा, तो 4th शेड्यूल में कहा गया है। 4th शेड्यूल में क्या कहा गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा। भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उसी में से 4था शेड्यूल है। तो ये भी याद किया जा सकता है 4th शेड्यूल में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बातचीत की गई। अब हम इसी के आगे देख लेते हैं कि राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने लगभग चीज़ें देखी। अब हम लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 81 कहता है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा की बात हो रही है, तो हम अनुच्छेद 81 की बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल 81 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ
हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा की संगठन की बात होती है या लोकसभा की संरचना। देखिए बहुत सिंपल सी बातें हैं, हमें बिल्कुल नई चीजों के बारे में सीखेंगे। 104वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसकी जो सदस्य संख्या रह गई है वो टोटल 550 हो गई। इससे पहले 552 थी। हम बिल्कुल नए पर बात करेंगे, पुराने की चर्चा नहीं करेंगे, बस पुराने को सदस्य संख्या जान लीजिए। 552 होती थी, जिसमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब वर्तमान समय में हमने पीछे भी आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया, 330, 331, 332, 334, इन चारों 5 आर्टिकलों को बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब इसमें बात करते हैं 550 सदस्यों की। सदस्य 550 होंगे। 550 में से हम देखते हैं कि संविधान क्या कहता है और वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए संविधान में कहा गया है कि जो 552 वाला था वर्तमान में, तो संविधान में मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हुई है कि 550 होंगे। पहले 552 होते थे। इन 550 में से राज्यों में से, स्टेट में से कितने आएंगे? स्टेट से 530 आते थे और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 आते थे, 20 सदस्य चुनकर आते थे। अगर इसकी हम बात करें जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान स्थिति कुल सदस्य संख्या 545 है। जो 545 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 543 हो जाएंगे, क्योंकि 2 लोग जो हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से, मैंने 545 बोला वो केवल मेमोरी के लिए कि 2 व्यक्तियों को हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 543 हो गई। 543 में से हम बात करेंगे कि जो सदस्य आएंगे वो 524 जो सदस्य होंगे वो राज्यों से चुनकर आते थे और संघ राज्य क्षेत्रों से कितने आते थे? 19 सदस्य संघ क्षेत्रों से, संघ राज्य, और ये राज्यों से आते थे। तो ये देखेंगे कुल कुछ ऐसा प्रावधान था 9, 4, 13 और 5, 14। ठीक, ये 543 हो गया। तो ये वर्तमान स्थिति ये 543 सदस्यों से मिलकर हमारी लोकसभा बनी है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो व्यक्ति आएंगे वो किस तरीके से चुनकर आते हैं, ये प्रक्रिया इनकी क्या होगी। तो हम देख लेते हैं, इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसमें भारत के जो नागरिक होते हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या है, 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भारतीय नागरिक हैं उनको वोटिंग का अधिकार होता है। तो वो अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधि को जो विभिन्न पार्टियों के द्वारा चुनाव क्षेत्र में उतारे जाते हैं उसमें से वो अपने मत को देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें नागरिक को चुनने का अधिकार होगा। राज्यसभा में हमने देखा कि विधानसभा में जो हम लोग चुन लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। हम यहाँ लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में हम बात करेंगे, पहला अगर टर्म देखें प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब हम लोगों के द्वारा वोट दी जाएगी इसके सदस्यों के निर्वाचन में। दूसरी बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट बात देखें तो हम यहां पर कहेंगे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बस अभी यहां पर देख लीजिए। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समस्त भारत को उतने ही क्षेत्रों में बांटा जाता है जितने के प्रतिनिधि चुनने होते हैं। यानी कि अगर 550 प्रतिनिधि हमें चुनने हैं तो पूरे भारत को 550 क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। उसका आधार क्या होगी, वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सब अब उसका एग्जाम्पल बाद में देख के समझाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सिस्टम होता है, जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको यहीं समझ लेते हैं। सपोज करिए कि कोई एक चुनावी क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र में 4 कैंडिडेटों ने भाग लिया।
A, B, C, D। अब सपोज करिए कि यहाँ की जनसंख्या जो वोटिंग है वो 100% है। मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, एक काल्पनिक उदाहरण है, 100 लोग रहते हैं, इनके द्वारा जो चुना गया उसमें से देखा गया कि A को 25 लोगों ने वोट दिया, B को 20 लोगों ने वोट दिया, C को 30 लोगों ने वोट दिया और D को 5% लोगों ने वोट दिया। ये प्रतिशत हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कुल वोट कितना पड़ा। कुल वोट देखेंगे 80% वोट पड़ा। 80% वोट पड़ा। इस वोट में जिसको सर्वाधिक वोट प्राप्त हो जाएगा, तो सर्वाधिक वोट हम देखेंगे कैंडिडेट सी को प्राप्त हुआ। अब सी को इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसके बाद देखेंगे लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो हम देखेंगे इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाता है। तो ये सिस्टम था। अब यहीं पर जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व टर्म है इसको सीख लेते हैं डिटेल में। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होगी? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ऐसी प्रणाली है जिसमें पूरे देश को उतने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जितने प्रतिनिधि चुने जाने होते हैं। अब हमने कहा कि भारत का, अब यहाँ पर एक ठोर मैप से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है वर्तमान समय में कि 550 लोगों को, अगर हम बात करें भारत का कुछ इस तरीके से मैप होगा, ये हो गया। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि अब 550 कैंडिडेट का चुनना है तो पूरे भारत को 550 छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। इन 550 क्षेत्रों में विभाजन जो होगा उसका आधार जो तय करेगा वो परिसीमन आयोग तय करेगा, जो समय समय पर जनसंख्या की काउंटिंग के बाद, जब मतलब कि जनसंख्या की गणना हो जाती है, जनसंख्या की जब हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको करवा लेता है तो उसके बाद गठित किया जाता है। लेकिन हर जनसंख्या गणना के बाद ऐसा नहीं होता है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यह समझने के लिए देखेंगे पूरे भारत को उतने क्षेत्रों में बांटा जाता है जितने प्रतिनिधि चुने जाने होते हैं, तो पूरे भारत को 550 भागों में पार्टिसिपेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन में। तो ये रहा। तो इसके लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है, हमने कहा कि एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82। आर्टिकल 82 कहता है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करेगी। आर्टिकल 82 क्या कहता है? अनुच्छेद 82 कहती है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेगी? एक परिसीमन अधिनियम। यहां पर शब्द ध्यान देना, आयोग की बात नहीं, परिसीमन अधिनियम गठित करेगी, यानी कि पास करेगी। अब परिसीमन अधिनियम जब पास होगा तो इसके द्वारा राष्ट्रपति साहब जो होंगे उनके द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अब परिसीमन आयोग का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, संरचना कि परिसीमन आयोग में कौन कौन होते हैं। तो परिसीमन आयोग में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। होने के बाद साथ साथ में देखेंगे
चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और उसके साथ साथ बात करेंगे तो स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, राज्यों के, संबंधित राज्यों के जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चुनाव आयुक्त होंगे, वो इसमें मदद करेंगे। तो ये संरचना है, किसके द्वारा नियुक्त की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति नियुक्त कब करेगा? जब संसद परिसीमन अधिनियम पारित कर देगी। अभी तक हम देखेंगे कि सबसे पहले 1952 में परिसीमन अधिनियम पास किया गया था, जिसके जरिए 1952 में ही परिसीमन आयोग गठित किया गया। फिर 1962 में परिसीमन अधिनियम पास किया गया, जिसके जरिए 1963 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 1972 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2002 में, लेटेस्ट वाला यही है, तो 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसका काम क्या होगा हम देखेंगे। पहले सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, डबल स्टार या मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म करके, परिसीमन आयोग की जो सुझाव होते हैं या सुझाव या सलाह की बात करेंगे, वो बाध्यकारी होती है। बाध्यकारी, जो ये सलाह देगी वो संसद को माननी पड़ेगी। तो हम यहां पर देख लेते हैं। तो और ये निर्णय जो होंगे वो किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। तो एक सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा, यही तय करता है किस तरीके से जो पूरे भारत का, जो हमने कहा कि 550 भागों में विभाजन किया जाएगा। विभाजन का मतलब यहाँ पर क्षेत्रों में बांटा जाएगा ताकि चुनाव हो सके। तो चुनाव की जो सिस्टम होगा उसके बारे में, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में देखेंगे कि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर विरल जनसंख्या वास करती है। विरल जनसंख्या का मतलब है कि आप सोचिए कि पता चले कि 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर पर 100-200 लोग मिले। अब यही अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की या बिहार का पटना ले लेते, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1-1 किलोमीटर में 1100, 1200 आदमी स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो आप सोचिए कि बिहार का छोटा सा क्षेत्र या यूपी का छोटा सा क्षेत्र और लद्दाख का इतने बड़े क्षेत्र के बराबर कैसे कंपेयर। कहने का मतलब यहाँ पर है, इस आयोग का गठन इसलिए किया जाता है ताकि राजनीतिक पार्टियां जो धर्म, जाति और नजाति समुदाय के माध्यम से चुनाव में लाभ अर्जित करना चाहती हैं वो ना कर सके। इससे क्या होता है कि जब परिसीमन आयोग गठित किया जाता है तो देश का जो ये देखिए राजनीतिक पार्टियां अब कहेंगे तो हम लोगों का प्रतिनिधित्व ही करती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि ये सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आज सत्ता में बने रहने के लिए आप सोचिए कि ये अगर विभिन्न समुदायों को बांट दें तो देश की स्थिति कैसी हो सकती है। तो परिसीमन आयोग मुख्यतः ये करता है कि जब एक चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, सपोज करिए कि पूरे अब इस तरीके से निर्धारण किया गया कि इस एक क्षेत्र छोटा सा ले लिया गया ए, तो उसमें लगभग सभी धर्मों के कुछ लोग आ जाएं, सभी जातियों समुदाय से लोग आ जाएं, सभी जो निर्जातीय समुदाय हैं उससे भी कुछ लोग आ जाएं, ताकि विभाजन लोगों के अंतर्मन पर ना हो। क्योंकि एक बार भारत विभाजन का खतरा झेल चुका है और ये पॉलिटिकल इशू के चक्कर में ही सब था। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखने का प्रयास किया। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया। दोस्तों, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।